हेलो बच्चों, कैसे हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स आप लोग। देखते हैं बच्चों चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों ये चैप्टर आपका बेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बट अब क्या हुआ है सिलेबस में थोड़ा चेंज होने की वजह से ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका जो है सिर्फ 10% ही आपका अब आपके सिलेबस के अंदर है। बाकी का सारा क्या करा है सिलेबस से इन्होंने कट कर दिया है। फॉर बोर्ड एग्जाम्स वो सिलेबस के अंदर नहीं आएगा। अभी फिलहाल हम लोग जो इस चैप्टर में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपके लिए पूछा जाएगा दैट इज व्हाट आर द टॉपिक्स आर फॉर योर इवैल्यूएशन पर्पस, हम लोग सिर्फ उन्हीं को लेंगे। बाकी के टॉपिक हम लोग सिलेबस खत्म होने के बाद में उनको हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, पर ध्यान से समझिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ओके, बाय प्रबल शर्मा। चलिए अब तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज एक डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ब्लैक स्क्रीन पे आपको आज पढ़ाया जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम हमने क्या बताया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसका मतलब हम लोग बच्चों इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कार्बन भाई साहब की और उनसे बनते हुए कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले चलो कार्बन के बारे में पता करते हैं। अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में बताइए कार्बन के बारे में आपको क्या क्या पता है। तो सबसे पहले अगर मैं कार्बन की बात करूं, सी दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन, ओके। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन में कितने होते हैं, 6। मास नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कार्बन के अंदर कितना होता है, 12। तो कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन क्या रहेगा, कैसा होता है, एलिमेंट एक्स ए बाई जेड। ये क्या होता है, जेड है आपके पास, ये आपके पास ए है। तो कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों कार्बन 12/6, where 6 is the atomic number and 12 is your mass number. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, न्यूट्रॉन्स इसमें कितना हो गया, 12 minus 6 is equal to 6. So 6 number of neutrons are there in the case of carbon and number of electrons कितना हुआ यहाँ पे, वो भी कितना हो गया, 6 हो गया बच्चों। क्लियर, चलो ये था बेसिक बात है। अब एक बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लास 9th में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर आप भूल गए दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इट इज अ वे टू allot electrons in shell। और इन सिंपल लैंग्वेज आप लोग इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। चलो एक बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। डिफरेंट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2 and 4। तो के एंड एल शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, के में एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। तो कार्बन के बेसिक बातें हम लोग को पता लग गई यहाँ पे। कोई डाउट हुआ किसी को, चलो जी अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बच्चों कार्बन जो होता है हमारे पास ना, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बने हुए हैं। जैसे कि आप लोग लगा लो प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज प्लांट्स में आ गए, हम लिविंग बींग्स दैट इज ह्यूमंस, ये सब के सब, ये तीनों के तीनों चीजें ये कार्बन से बनी हुई है। 90% और
99% आप कह सकते हो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब कार्बन से बने होते हैं। तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसी, और कार्बन इतना ज्यादा चीजों में मिला होता है, तो इसलिए बच्चों कार्बन की स्टडी के लिए अलग से एक साइंस बनाई जाती है। उसे बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ कार्बन एंड रिलेटेड रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में। और एक दूसरी केमिस्ट्री होती है बच्चों इनऑर्गेनिक। उसमें क्या होता है? बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए ना बच्चे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, दैट इज स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं अब, दैट इज कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी के बारे में। चलिए भाई, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब कार्बन है बच्चों, ये किस तरीके से क्यों इतने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बनाता है? दैट इज कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा? क्या पढ़ी थी? जरा फटाफट लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 2 एंड 4। उससे पहले पढ़ते हैं हम लोग बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, वो किससे पता लगता है बच्चों? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे पता है कि 2 एंड 4, ये जो सेकंड शेल है, इस शेल के अंदर अगर मुझे इसे फुली फिल करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स सब्ट्रैक्ट। क्लियर? ये दो चीजें हो सकती है, तब ये क्या होगा? ये शेल फुली फिल हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, इट विल बिकम स्टेबल। स्टेबल का मतलब फुली फिल्ड फिल्ड आउटर शेल। ये बात आप लोग ध्यान रखना, फुली फिल्ड आउटर शेल का मतलब होता है पूरा का पूरा स्टेबल कंपाउंड। अब देखिए बॉन्डिंग इन कार्बन। अब बॉन्डिंग इन कार्बन के अंदर बच्चों फुली फिल्ड हमारे पास शेल है, तो किस तरीके से कैसे कैसे काम होगा? अब देखो, मेरे पास है, सपोज करो अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाते हैं बाहर तो क्या होगा? मेरे पास कार्बन कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। एक्चुअल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। 4 अगर कार्बन लूज कर देगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। और कार्बन के पास में प्रोटॉन कितने थे? 6 प्रोटॉन। अब 6 पॉजिटिव चार्ज एंड ओनली 2 नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? एटम कोलैप्स कर जाएगा। एटम कोलैप्स हो जाएगा बच्चों, एटम एकदम खत्म हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? कार्बन के पास में 6 तो प्रोटॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन cannot be hold, that these 6 proton cannot hold cannot hold how many electrons? 10 electrons। तो जो 6 प्रोटॉन थे ये बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, ये उनको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो कार्बन 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 कैन नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखो, कार्बन कैन नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, it only it only share electrons, and bonds which are formed by sharing of electron are known as covalent bonds। आई थिंक आप लोग कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में नहीं पता। चलो मैं आपको आज बताता हूँ कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या होता है। बच्चों बॉन्ड, सबसे पहले बात आती है बॉन्ड क्या है। ये बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
बिटवीन टू एटम्स, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, बॉन्ड। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, कोवेलेंट, ionic. Other bond is there, coordinate bond, but we are not talking about the coordinate bond. We will only talk about the covalent and the ionic one. So covalent bonds are formed by sharing of electrons. Example, suppose this is your hydrogen. Hydrogen has one electron, okay, and this is your chlorine. Chlorine has seven electrons. So when chlorine needs to show one electron, it shares electrons with the hydrogen, and when hydrogen needs one electron, it shares with the chlorine. इस तरीके से, so these two electrons are shared, only one pair of electron, so there is a single bond. Suppose this is oxygen. Oxygen has how many electrons? Six electrons in the valence shell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Other oxygen. Now calculate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons. 8 electrons, so this is O, double bond O. Two pairs are shared, so this is your double bond. If you take nitrogen, nitrogen has 7 electrons. Atomic number is 7. 7 electrons are there. So in the last shell, electronic configuration is 2 and 5. So 5 are the number of electrons present in the last shell. So this is 1, 2, 3, 4, 5. Again 1, 2, 3, 4, 5. तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये क्या हो गया, 8 पूरे हो गए। इसने अपने बॉन्ड दिखा दिए। जब इसको दिखाने की बारी आई थी बच्चों, तो इसने दिखा दिया। तो 3 पेयर्स आर शेयर्ड, सो इट इज 1, 2 and 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गया आपके पास में नाइट्रोजन के पास। ये बात सबको समझ में हो गई। अब एक और बात देखते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं। चलो हम देखते हैं CH4, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन के पास कितने कितने बॉन्ड होते हैं इसमें। कार्बन के पास कितने हैं, 1, 2, 3 and 4। हाइड्रोजन के पास भी 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया ये, ओके। ये यहाँ पे पूरा, ये यहाँ पे पूरा, ये यहाँ पे पूरा। हाइड्रोजन के दो 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 सबके पूरे हो गए। अब कार्बन को 8 पूरे करे थे, 1, 2, 3, 4 तो इसके अपने थे बच्चों, 1, 2, 3 and 4। 4 electrons it will gain from each and every hydrogen। तो मेरे पास क्या बन गया, ये 1, 2, 3 and 4। ये बन गया मेरे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन का। तो इसी तरीके से बच्चों डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा याद रखो। इसमें चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है। आपको याद है जब आपकी कॉपी चेकिंग होती थी, तो कई बार आप लोग क्या करते थे, किसी एक बच्चे की कॉपी कोई और बच्चा भी शेयर करके दिखा देता था। तो उसमें क्या हो गया, वो हो गया कोवलेंट बॉन्डिंग। अगर आपने क्या करा, उसमें से नाम उतार के अपने पास ही रख लिया, तो उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ये बना। अब आप लोग एक काम करो घर पे लिए, अभी हम लोग आज के लिए इतना ही काफी है, इतना ही पढ़ते हैं हम लोग बच्चों अभी। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अमोनिया NH3 के बारे में एक लोग बनाओ, ठीक है। इसके अलावा अमोनिया बनाइए आप लोग। इसके अलावा आप लोग C2H6 इसके बारे में बनाओ। देन आप लोग बनाने की कोशिश करो अमोनिया के अलावा CO2 के बारे में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में बनाओ। एंड देन आप बना के देखो SO2, छोड़ो ये 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों कोवलेंट स्ट्रक्चर आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए किस तरीके से बनाएंगे। चलो आपको मैं अमोनिया का C2H6 का बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब C2H6, C2 में कार्बन 2 है मेरे पास, हाइड्रोजन मेरे पास है 6। तो मैं क्या करता हूँ, चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार फटाफट। नेक्स्ट स्लाइड लेके चलते हैं हम लोग, चलिए। कार्बन, मेरे पास है कार्बन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। 4 यहाँ पे आ गए, 4 यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हाइड्रोजन कितने थे मेरे पास, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हाइड्रोजन।
चलो फटाफट हाइड्रोजन की शेयरिंग, ये पूरा हो गया हाइड्रोजन का, ये पूरे हो गए 2 बॉन्ड बच्चों, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया बच्चे, ये देखो कंप्लीट हो गया। ये सारे के सारे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पूरी हो गई। अब आ जाओ कार्बन के ऊपर। 1 2 3 4 कार्बन के अपने पहले थे, और 4 कार्बन को 3 तो मिल गए हाइड्रोजन से, और 1 मिल गया बच्चों अपने साथ वाले कार्बन से। 10 कार्बन का पूरे हो गए चारों। अब यहाँ देखो 1 2 3, ये 3 हो गए यहाँ पे मिल गए, और 1 मिल गया किससे, इस कार्बन से। तो मेरे पास सी, सिंगल बॉन्ड सी, ये मेरे पास बन गया। क्लियर हो गई बात? पक्का? तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, चलो अब एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ अमोनिया का। NH3 को बोलते हैं हम लोग अमोनिया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, electronic configuration is 2 and 5, so 5 electrons are there in the case of nitrogen। तो मैंने क्या करा, नाइट्रोजन को मैं बनाता हूँ, इधर बना देते हैं। चलिए, ये है मेरे पास नाइट्रोजन। तो 1 2 1 2 3 4 एंड 5, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने। अब हाइड्रोजन है मेरे पास 3 हाइड्रोजन। तो दिस इज 1 हाइड्रोजन, इसको भी मैं कांटे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन का पूरा हुआ कंप्लीट हो गया। क्लियरली देख पा रहे हो आप लोग बच्चों? चलो मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये देखो, आज मजा आ रहा है पढ़ने में, दूसरे तरीके से पढ़ाई हो रही है आज हमारी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थ्रू। तो ये हाइड्रोजन का पूरा हो गया बच्चों। हाइड्रोजन का पूरा हुआ। अब नाइट्रोजन को देखो, 1 2 1 2 3 4 5 तो उसके अपने पुराने थे, और 3 इलेक्ट्रॉन किसके दे दिए उसने, ये दे लिए। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा इसका, ये तो मैंने बनाया था बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनेगा नाइट्रोजन का, दिस इज योर नाइट्रोजन स्ट्रक्चर। क्लियर? अब एक नई बात सुनिए आप लोग इसके अंदर बच्चों, ये जो आपने बनाया, अ, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो चीज थी, इसे बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बन गया, दिस इज योर बॉन्ड पेयर। ये भी क्या है, एक बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है, एक बॉन्ड हो गया, या बॉन्ड पेयर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात है आपकी ये? चलिए जी, अब इसमें हमारे पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या थे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स थे दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, कौन क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट डू नॉट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो इनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। एक नई डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, लोन पेयर क्या बोलते हैं। तो लोन पेयर आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उन्हें बोलते हैं लोन पेयर। एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन आर नोन एज बॉन्ड पेयर्स। तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना। Lone pair क्या, which do not participate in bond formation, and bond pairs are those electrons which participate in bond formation। Bond pair are electrons which participate in bond formation। क्लियर हो गई बात है? चलो जी, अब फटाफट एक स्ट्रक्चर और बना के देखते हैं हम लोग बच्चों। जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग सी, किसका बनाते हैं, C2H2 का बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, और एक बनाते हैं हम लोग C2H4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो जी, ये कार्बन हो गया, ये मैंने कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन के पास, मेरे पास पता है बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बना दिया दोनों का।
हाइड्रोजन का एक ये बन गया, हाइड्रोजन का ये एक बन गया। क्लियर। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में देखो, हाइड्रोजन का पूरा हो गया ये शेयर, मैं इसको येलो कलर से दिखाता हूँ, पूरा शेयर, ये हाइड्रोजन का पूरा शेयर, तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये बात कंप्लीट हो गई आपकी। अब देखना इस कार्बन के पास है 1 2 3 4 तो अपने थे बच्चा, एक किससे ले लिया, 1 2 3 4 5, कितने बच गए 5 8 माइनस 5 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर, 3 इलेक्ट्रॉन्स बच्चे इसने यहाँ से शेयर करे, तो इस कार्बन ने अपने नेबरिंग कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, और सिमिलरली इस कार्बन ने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा। क्लियर। तो 1 2 एंड 3 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, तो 3 आपके पास क्या बन गए, बॉन्ड बन गया। ये एक्चुअल में क्या बना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसे बोलते हैं 3 बॉन्ड्स आर शेयर्ड, दैट इज योर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गई बात है आपको, इस बात को याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से बनाया। अब जरा इसके बारे में देखो फटाफट, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है आज का। देखिए बच्चों, सी कार्बन कार्बन, एक ये हाइड्रोजन बच्चों, एक ये हाइड्रोजन, एक मैंने हाइड्रोजन यहाँ बना देता हूँ, एक मैं हाइड्रोजन यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा पास पास हो गया, इसको दूर कर देते हैं। चलो ये इरेजर लेके इसको दूर बना देते हैं, तो कोई बात नहीं, ये इधर, चलिए ये इलेक्ट्रॉन, अब मैं कार्बन को इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शो कर रहा हूँ आज। ठीक है, कांटे मार के 1 2 3 एंड 4, ये दिस एंड दिस, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, 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 कुछ इस तरीके से बन गया। अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड शेयर होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन काउंट इजीली, ये बन गया, चेक करो अच्छे से, ये बन जाएगा। तो कार्बन एंड कार्बन आर शेयरिंग डबल इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, तो ये क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड सी H2H2। इनके बारे में स्पेसिफिक नेमिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब देखो जरा एक CO2 के बारे में, कार्बन है, 2 ऑक्सीजन। अब कार्बन के बारे में क्या था, चलो इसको हम लोग क्लियरली बताते हैं। CO2 देखिए, कार्बन, ये एक ऑक्सीजन बच्चों, ये ऑक्सीजन, 1 2 3 4 बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के, बना दिए हमने। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 8 पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा हो गया बच्चों 8। सिमिलरली इसका ये पूरा हो गया 8। अब बताओ कार्बन 4 इसके थे, 2 इधर से 2 इधर से, तो ये बच्चों पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कार्बन डबल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड ये, तो इस तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर हो गई बात, गॉट इट। तो आप लोग कोशिश करना एक SO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर आप लोग बनाना बच्चों C3H6, और एक बनाइए स्ट्रक्चर C3H8, एंड एक बनाओ C3H4। ये 1 2 3 and 4 structures, that is draw electron dot structure of these compounds। 4 हो गए, 4 कभी नहीं काम करते, एक और दे देता हूं आपको मैं, S8 के बारे में स्ट्रक्चर बनाओ, S8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग के बारे में और कार्बन की कुछ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, मैं प्रबल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं बच्चों। तो हम कल होमवर्क जो दिया था पहले उसको डिस्कस करते हैं। कल कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो एक सल्फर का क्वेश्चन है, ये आपका ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ओके,
तो ये दो चीजें तो आप लोग अच्छे से करिए। उसके अलावा आज मैं आपको SO2 का स्ट्रक्चर बताता हूँ, C3H6 का बताता हूँ, और C3H4 और C3H8 इनके स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं बताने वाला। ये आप लोगों के लिए दोबारा से होमवर्क है। ओके, अगर आप लोगों को इसी तरीके से आपका चलता रहा तो मैं वीडियोस को प्राइवेट कर दूंगा। फिर कोई भी रिक्वेस्ट करता रहे कि सर हमने वीडियो नहीं देखी, प्लीज उसको दोबारा देखना है, ये करना है, वो करना है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन। So from now, this is a serious warning to you people that if you are watching a lecture from now, if you are watching a lecture on the prescribed timings, then only you will be able to watch. Otherwise, I'm really sorry that all the videos are private now. टीचर्स सारे इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग जब मन करता है तब देखते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है देखने का आप लोगों का। तो सब वीडियो आपको जो है, जो लेक्चर ओवर होगा उसके बाद में दोपहर, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आज 11th है, तो 11th को लेक्चर जो भी चल रहा है आपका 11th को जो है आफ्टर 3 o'clock सब की सब वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगी। और मैं एंटरटेन नहीं करने वाला किसी को भी कि भाई ये हमारा मिस हो गया, ये नहीं हुआ, तो हम कैसे करें, क्या करें। ओके, so after 3 o'clock from now, each and every video will be private. If you want to see the video, if you want to attend the lecture, attend it on the prescribed timings. चलिए फटाफट हम लोग सल्फर SO2 का देखते हैं क्या होता है। SO2 सल्फर एंड ऑक्सीजन आपका बना है। सल्फर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 16 एंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं, 2 8 6 बनती है, और इसकी 2 एंड 6 बनेगी आपके पास। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल इज 6, इसमें भी क्या आपके पास 6। तो इसको क्या करना है, अब देखते हैं फटाफट। सल्फर SO2 सल्फर है, ये ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6। अगेन ऑक्सीजन, इसको मैं काटा मार के रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिससे अलग से पता लग जाए। 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन में 6 7 8 पूरा हुआ। सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन का ये पूरा हो गया बच्चों, क्लियर। सल्फर 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। अब ये क्या करेगा, अब जरा देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये क्या करता है, इससे इसने दो शेयर कर लिए। अब जरा ध्यान से देखो, सल्फर में अगर मैं इससे दो शेयर करवाता हूँ तो SO2, ये आपके पास क्या, आपके पास देखिए सल्फर ने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, दो, ये दो आ गया। अब जरा इसमें देखिए इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, जरा इसको मैं दोबारा से, अगर मैं इसको बच्चों इस तरीके से लिखूं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सल्फर का मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये ऑक्सीजन पूरा हुआ। अब इस ऑक्सीजन को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 एंड 8, ये इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इस सल्फर ने देखो कितना गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस सल्फर के हो गए पूरे। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। तो आपके पास ये क्या बन गया बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। ओके, चलिए तो फटाफट, अभी इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के बाद में आपके पास में दूसरा स्ट्रक्चर था आपके पास में S8 का। S8 का आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा S8 का। S S S S S S S 1 2 3 4 5 6 7, ओह ये तो 7 बन गए, ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्राउन स्ट्रक्चर।
तो आप लोग इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक और कंपाउंड देखते हैं, हमारे पास क्या था, C3H8 और C3H6। चलो मैं C3H8 का बना देता हूँ। C3H8 या C3H एक और था ना, एक सेकेंड, ये था मेरे पास C3H4 का बनाते हैं। चलो C3H4, ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4, 1 2 3, ओके, 1। अगर मैं यहाँ पे देखो देखो जरा ध्यान से, इस कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, 1। अब आ जाओ इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के 4 अपने थे बच्चों, तो 1 2 3, और ये था यहाँ पे इसका 4th इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा हो गया। अब इस कार्बन पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा। और दिस कार्बन, ये पूरा हाइड्रोजन, दिस वन एंड दिस वन। So you have C double bond C double bond C H H H H, ये कंपाउंड बन गया आपके पास C3H4। ध्यान रखिएगा इस चीज को, C3H4 आपके पास बच्चों ये कंपाउंड बना। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, जरा फटाफट अगर समराइज करते हैं। हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आपके पास में जो है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड, आयोडीन सिंगल बॉन्ड। बट ये तो आपके होते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, जिसके अंदर 1 टाइप ऑफ एटम्स होता है, एंड दिस इज पॉली एटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में फास्फोरस एंड सल्फर, ये आपका पॉलीएटॉमिक एग्जिस्टेंस करता है। ओके, डाइएटॉमिक, सॉरी मोनो नहीं बोलेंगे, मोनोएटॉमिक नहीं बोलेंगे, इनको डाइएटॉमिक, बिकॉज 2 एटम्स आर देयर, सो दे आर डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ये। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मोस्टली जो आपके पास में कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है बच्चों, वो नॉन मेटल्स की बनती है। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन एंड दीज एलिमेंट, जो ये जो आपका पर्पल कलर में है ये आपके डाइएटॉमिक रहेंगे, और जो आपका ग्रीन कलर के अंदर है ये पॉलीएटॉमिक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कोवलेंट कंपाउंड की, कोवलेंट कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द कोवलेंट कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स दे डू नॉट हैव आयन, वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उनके में आयन नहीं होता है। एंड फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन, क्लोराइड, मीथेन, दीज ऑल आर व्हाट कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उनमें आयनिक पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता। सेकेंड आता है फिजिकल स्टेट, they have weak van der Waals forces of attraction that are present between the molecules of covalent compound। जब कोवलेंट कंपाउंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरीके से डबल बॉन्ड से अटैच है, या फिर आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दे आर वीक van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ये बहुत ही वीक होते हैं, इनको ध्यान रखिए। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मे बी सॉलिड, गैसियस और लिक्विड इन स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जनरली रूम टेम्परेचर प्रेशर पे ये लोग क्या होते हैं, दे मे बी सॉलिड, गैसियस और लिक्विड इन स्टेट। मोस्टली ये गैसियस स्टेट में होते हैं, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में बहुत ही कम मिलते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन आर गैसेस, while carbon tetrachloride, ethyl alcohol and ether are liquid, glucose, sugar and urea are solid covalent compounds। This is really important for your competitive exams। Okay, crystal structure, the covalent compound exhibit crystal and non-crystalline structure। अभी क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, इनको अभी आप लोग भूल जाओ, ये आपके भी सिलेबस पे नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट दिस पॉइंट। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहता है बच्चों,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। They have sharp melting and sorry, they do not have any sharp melting and boiling point. Energy required to break the crystal is less due to the presence of van der Waals forces. So melting point are less. ठीक है, क्या याद रखना है इसके अंदर? बिकॉज ऑफ वीक van der Waals forces, the forces of attraction between the two particles is less, so they have less boiling and melting point. Electrical conductivity. Covalent compounds are bad conductor of electricity due to the absence of free electron. अगर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है घूमने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं सकती. So because there is no free electron, so therefore they are bad conductor of electric conductivity. Solubility due to presence of non-polar nature. Non-polar nature का मतलब होता है that is पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बनना, चार्ज का एग्जिस्टेंस आना. जब चार्ज ही नहीं होता, चार्ज का एग्जिस्टेंस कहाँ से आएगा? So because of their non-polar nature, they are not soluble in water, but they are soluble in non-polar solutions like benzene, CCl4, carbon tetrachloride, and insoluble in polar solvents like water. तो आप लोगों को ये पॉइंट है. पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 ये आप लोगों के लिए बोर्ड पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है. इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा. चलिए, तो अब हमने पढ़ा बच्चों, अभी तक फटाफट हमने पढ़ा कोवलेंट एंड नॉन, ये पढ़ा था हमने कोवलेंट कंपाउंड और यू कैन से कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, या फिर मेटलॉइड और नॉन मेटल के बीच में. एक दूसरे टाइप का बॉन्ड आता है बच्चों आयनिक. आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में. मेटल की प्रॉपर्टी होती है क्या बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज करो सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Na पॉजिटिव बन गया. एंड हमारे पास नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम, जो हमारे पास सोडियम था Na, वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये मेरे पास क्लोरीन था, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गया एंड क्लोरीन कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव. अब Cl नेगेटिव के पास आ गया क्लोरीन. अब ये जो Na था, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा. एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या करेंगे? दो चार्ज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर एज दिस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा. So ionic bonds are those bonds which are formed by the gain or loss of electrons, or you can say it simply transfer of electron from one element to other. So ionic bonds are those bonds which are formed by the transfer of electron, or you can say complete transfer, and this is sharing of इलेक्ट्रॉन. जान रही है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग. मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में इतना नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आपके भी चैप्टर में नहीं है. चलिए जी, अब आता है आपके पास में, सपोज करो आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल देते हैं हम लोग, MgCl2. अब ये आयनिक बॉन्ड है. होता क्या है बच्चों? देखो, मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी मैग्नीशियम 12 है इसका, 282, एंड क्लोरीन 17 होता है इसका number of electron, 287. So this chlorine requires only one electron. So two chlorine will combine with this, and one electron will go this side, one will go this side. So magnesium, and this is chlorine. So one electron will go there, and one electron will go to this side. So we can say that Mg
plus 2 and this will gain Cl minus 2 or twice Cl minus 1 you can write. So if you combine it, it will become MgCl2. Okay, so hence you get a ionic compound. चलिए, नाउ इस आयनिक कंपाउंड वाला बच्चों ये चैप्टर खत्म हुआ, आयनिक कंपाउंड का पार्ट. अब आता है बॉन्डिंग इन कार्बन. अब बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड इन कार्बन. कैसे देखते हैं. कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4. अब 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों. अगर ये सपोज करो आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो आयनिक बॉन्ड के लिए क्या कर सकता है? 2 स्टेजेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट में गेन इलेक्ट्रॉन. सपोज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितना है बच्चों? यहाँ पे 6, इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6. आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2. ओके, अब प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 2, देयर इज a हाई पॉजिटिव चार्ज. हाई पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? एटम विल कोलैप्स, बिखर जाएगा, टूट जाएगा एकदम, कोलैप्स हो जाएगा, पिचक जाएगा एकदम. ठीक है, तो गेन कर देता मान लो इलेक्ट्रॉन, तो गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे लूज करे थे 4 इलेक्ट्रॉन, अब गेन भी करता है 4 इलेक्ट्रॉन. पहले क्या था? प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, गेनिंग प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 plus 4 is equal to 10 electron. 6 positive and 10 negative charge. So 6 positive cannot hold the 10 negative, or the energy which is required to gain that these is very very high. So energy is very high. So it is not possible for a carbon to gain 4 electrons. So not possible for carbon to gain electron. So carbon neither lose electron nor gain electron. So therefore carbon is not going to form ionic bond. So it will always form a covalent bond, that is sharing of electron. So this is the important question or important thing for this chapter. इसको याद रखिएगा आप लोग. ठीक है, चलो भाई अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. आप लोग इसके अंदर हम लोग आते देखते हैं. इसको मैं क्लियर कर देता हूँ. इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से. ओके, चलिए. तो नेक्स्ट आपके पास आता है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. नाउ अब आता है एलोट्रोप्स. क्या होता है एलोट्रोप्स? बच्चों एक बात बताओ, आप लोग रोटी खाते हो, ठीक है, और आप लोग पराठा, पूरी, रोटी, पराठा, पूरी, और हाँ चलो ये 3 चीजें लेके चलते हैं. ये तीनों चीजें किससे बनती हैं? व्हीट. तीनों चीजें व्हीट से हैं. अब इन तीनों में मेन कंपोनेंट आपका व्हीट है, बट रोटी है, पराठा है, पूरी है. रोटी है सिंपली आटा गूंदा, गेहूं पिसवाया, आटा गूंदा, रोटी बन गई, उसको थोड़ा सा हीट करा, रोटी बन गई. उसमें अगर थोड़ा सा घी भी लगा दिया, बटर लगा दिया, पराठा बन गया. और उसको अगर डीप फ्राई कर दिया आप लोगों ने, तेल में तल दिया, तो पूरी बन गई. ठीक है, बट बेसिक इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखोगे तो क्या है? स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, बट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज व्हीट है ना, मेन इंग्रेडिएंट इज व्हीट. डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, वही सेम चीज होता है बच्चों एलोट्रॉप, दैट इज एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल properties but arranged in
different structure, and because of this different structure they have different physical property. समझ में आ गई बात? So allotropes are those forms of carbon in which the chemical property is same but they have different structure, and because of this different structure they have different forms of physical property. They have different physical property. So allotropes are those compounds or those types of allotropes are those forms of an element in which the chemical property remains same, but because of the difference in the arrangement of the atoms they have different physical property and different structure. ये बात सबको क्लियर हो गई? चलो जी. तो कार्बन के पास बच्चों दो होती है, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, वुड, चारकोल, ये सब आपके पास दुनिया भर की चीजें डिफरेंस आता है. तो एलोट्रॉप्स are different forms of an element. This is the definition of allotropes. अब different form से क्या मतलब बच्चों? That is difference in physical properties. And which is because of different structures. सपोज करो बच्चों, अगर मेरे पास कोई ए ए ए ए ए ए इस तरीके से अटैच है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से होंगी. अगर यही चीज बच्चों मेरे पास इस तरीके से अटैच हो गया, इसकी प्रॉपर्टी और इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी अलग अलग हो जाएगी बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. तो कार्बन के पास में बच्चों क्रिस्टलाइन और अमरफस दो टाइप के कार्बन होते हैं. इन दोनों कार्बन की हमारे पास में क्रिस्टलाइन फॉर्म की जो हमारे पास में एलोट्रोप्स आते हैं वो है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन. अमरफस के कार्बन ब्लैक का चारकोल ये सब दुनिया भरी चीजें आती हैं, इनके बारे में अभी भूल जाओ, मत परेशान होना इनकी चीज को लेकर. हम लोग अभी पढ़ते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन. तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, तो आप लोग क्या बोलोगे? अरेंजमेंट of particles. That is different thing, the difference है. और इन तीनों के बीच में कॉमन क्या है? That is all three are carbon. ये सब के सब क्या है? कार्बन होते हैं. ठीक है. तो बच्चों डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, the main difference between these three are that is the structure difference, that is arrangement of the particles among the three, and the common point is that is all are nothing but carbon. So chemical property is same for allotropes and physical properties are different. Clear? चलो तो now we will study about the diamond. डायमंड क्या होता है बच्चों? डायमंड आपको पता ही है. सबसे पहले बताओ डायमंड आपने कहाँ देखा है, कहाँ यूज किया है? ज्वेलरी के अंदर हम लोग यूज करते हैं डायमंड. डायमंड को हम लोग एज ए कटिंग टूल यूज कर सकते हैं. okay? चलो अब देखते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है. डायमंड क्या बेसिकली कार्बन होता है. कार्बन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब रखते हैं तब हमारे पास डायमंड बनता है, हाई टेम्परेचर. ओके. चलो अब देखिए डायमंड का क्या फटाफट स्ट्रक्चर होता है. डायमंड का स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ध्यान से देखो. एक ये जो कार्बन है हमारे पास, ये मेरा कार्बन है, अटैच जिससे है, इससे है, इससे है, इससे है. तो वन कार्बन इज अटैच्ड टू 4 other
कार्बन, एक ही कार्बन क्या है, 4 कार्बन से अटैच हुआ है। आप देख सकते हो दिस कार्बन इज अटैच टू 1 2 3 एंड 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी थी? कार्बन वैलेंसी हम लोगों ने पढ़ा था 4 होती है। अब 4 ये कार्बन डिफरेंट डिफरेंट 4 से अटैच हो गया बच्चों, ठीक है। अब जब ये 4 से अटैच हो गया, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ठीक है। और जब चारों से अटैच हो गया तो रिजिड स्ट्रक्चर भी हो जाएगा इसका, रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कार्बन इज अटैच टू 4 अदर कार्बन, सो इट इज नाउ गोइंग टू बी रिजिड स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रल, HEDHEY, TETRAHEDRAL, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट। तो कार्बन के केस में बच्चों, सॉरी डायमंड के केस के अंदर आपको क्या क्या बात याद रखनी है? पहली बात रिजिड, रिजिड स्ट्रक्चर। दूसरा नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दो बात आपको याद रखनी है। और तीसरी बात, वन कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन। क्लियर? ये जो चीज होती है, मेन चीज है आपके पास ये, इसकी वजह से वी हैव रिजिड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आता है व्हाई डायमंड हैव रिजिड स्ट्रक्चर? व्हाई डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल और हार्डेस्ट सब्सटेंस? बिकॉज one carbon is attached to 4 other carbon, which makes a compact rigid structure. Clear? Because it do not leave any free valency. Clear होगी बात? तो आप लोग इससे लिख सकते हो। Now no free electron, इसकी वजह से क्या आता है बच्चों? Non ability और non conducting power, non conduction of electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। इलेक्ट्रिसिटी क्या जाती है? जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से पास होता है, मूव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी ना। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ही नहीं। तो डायमंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड के अंदर क्या होगा आपके पास? बिकॉज देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3-4 पॉइंट आपको बच्चों डायमंड के लिए याद रखने हैं। स्ट्रक्चर आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो, वन कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम लोग। चलो भाई, नेक्स्ट अब लोग पढ़ते हैं हम लोग ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट में बच्चों क्या याद रखना है, क्या याद रखना है आपको? वन कार्बन is attached to 3 other carbon and it has layer structure। कुछ इस तरीके से इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन 1 2 एंड 3, इससे 3 से अटैच है। ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज joined to only 3 other कार्बन एटम। एक कार्बन 3 से अटैच होता है और ये एक लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करा, उसके नीचे बच्चों एक और लेयर। ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि ईच लेयर इज अटैच टू विद ईच अदर विद वीक फोर्सेस, और इन वीक फोर्सेस को बोलते हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस। एक बहुत ही वीक फोर्स होता है। सपोज करो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, इन दोनों के बीच में अगर वीक फोर्स होगा तो ये आपस में एक दूसरे से मूव कर सकती है। जब ये दो लेयर किसी चीज की मूव करेंगी तो बच्चों क्या हो गया? उनके बीच में लेस फ्रिक्शन है, लेस फ्रिक्शन है उनकी लेयर्स के बीच में। तो लेयर्स हैव लेस friction between them, so graphite can be used as a lubricant, so it is used as solid lubricant। जो मशीन्स पार्ट होते हैं जहाँ पे हम लिक्विड को नहीं डाल सकते, वहां पे एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट हम लोग इसको यूज करते हैं। चलो जी, ये क्लियर हो गई डायमंड की बात। सब ग्रेफाइट के पास क्वेश्चन क्या आता है? अब वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना था? 4। यहाँ पे कार्बन अटैच कितना है? 3 से।
एक इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा है, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री, सो ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिए, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव हियर एंड देयर। क्लियर? तो ये हमारे पास था ग्रेफाइट के बारे में बातें हुई। चलो अब जरा कंपैरिजन पढ़ते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में क्या क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपीयरेंस। डायमंड इज ए ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस व्हेन प्योर। जब वो प्योर होता है ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होता है। तो बच्चों ग्रेफाइट डार्क ग्रे एंड ओपेक होता है। डार्क ग्रे मतलब काला होता है और इट कैन नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। प्रॉपर्टी क्रिस्टल फॉर्म टेट्राहाइड्रल जाइंट क्रिस्टल होता है, इसका बड़ा क्रिस्टल टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल होता है, HEDR टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल। और ग्रेफाइट हेक्सागोनल प्लेट्स होती हैं, ऐसे इस तरीके से इसकी प्लेट्स बनती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स बनती हैं कुछ इस तरीके से। आपको ना ये देखिए, ये हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6 साइज होती हैं, तो इसे हम हेक्सागोनल प्लेट्स बोल देते हैं। ठीक है। हार्डनेस, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है बच्चों ये। ओके। फोर्थ पॉइंट आता है इम्प्रेशन के बारे में। डजंट नॉट मार्क एनी पेपर, इट डू नॉट लीव एनी इम्प्रेशन ऑन द पेपर। अगर इसको पेपर के ऊपर मार्क करते हैं तो कोई इम्प्रेशन नहीं आता, बट ग्रेफाइट लीव्स अ मार्क ऑन द पेपर, ये एक पेपर के ऊपर मार्क छोड़ता है। ओके। दिस पॉइंट आता है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल। तो डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ फूड, बैड कंडक्टर। बट थर्मल के लिए डायमंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड कैन डू, बट this electrical conductivity it do not, because there is no free electron, no free electron। but graphite के अंदर क्या है बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। 6 पॉइंट डेंसिटी होती है डायमंड की। डेंसिटी, इस पॉइंट को आप याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई, और इसकी लो होती है आपस में एक दूसरे को। मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों 3550 के आसपास होता है, और ग्रेफाइट का उससे भी ज्यादा होता है। कंबशन, दोनों के दोनों बर्न कर जाते हैं, CO2 और वाटर छोड़ेंगे, ये भी CO2 और वाटर ही देगा। ये 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बर्न होना शुरू होता है, ये 9 सेल्सियस पे बर्न हो जाता है। तो ये आपके पास डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में कोई डिफरेंस था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन। तो ये बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन बच्चों, अगर एक कार्बन एटम 60 कार्बन एटम के साथ में अटैच हो जाता है तो उसे बोलते हैं बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन। एक्चुअली ये ना एक डोम स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, जैसे डोम स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग जब सरिये लगाते हैं ना लोग, तो उसकी तरह ये दिखता है। देखिए कुछ इस तरीके से। अगर इसको मैं ऐसा आधा काट दूं, तो इससे जब किसी भी चीज का डोम बनाना होता है, किसी हॉल का अगर मेरे को ऊपर का गुंबद बनाना है, तो उसके टाइम में मैं सरियों को जिस तरीके से लगाता हूँ उस जैसा ही स्ट्रक्चर बनता है इसका, तो बोलते हैं बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन। तो ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर को एक आर्किटेक्ट होते थे बल्क मिनिस्टर फुलर। बल्क मिनिस्टर फुलर एक आर्किटेक्ट थे जो कि इस तरीके से चीजों को यूज करते थे डोम बनाने के लिए। तो उन साइंटिस्ट के नेम के ऊपर हमने जो है इसका नेम रखा हुआ है, और ये ऐसा लगता है जैसे कि एक फुटबॉल है। अब इसकी खासियत क्या होती है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है आपके पास, एक 1 2 3 4 5 6, ये एक हेक्सागोनल रिंग है। अब एक हेक्सागोनल रिंग बच्चों अटैच होती है, एक हेक्सागोनल रिंग है 1 2 3 4 5 6, ये दूसरी हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5, वो 1 2 3 4 5 6। तो एक हेक्सागोनल रिंग अटैच है 1 2 एंड 3, 3 hexagonal rings है and 1 2 and 3 pentagonal ring। तो 1 hexagonal ring 1 hexagonal ring is attached to 3 pentagonal ring and 3 hexagonal ring। तो ये बात आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना। this 6 hexagonal, 6 hexagonal, this is 6 hexagonal, this is pentagonal, pentagonal, pentagonal। ओके। तो ये पॉइंट आपका इसके अंदर मेन आपको ध्यान रखना है।
अभी इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में इतना कुछ ज्यादा जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। इसमें अभी भी प्रॉपर्टीज के लेकर और इनकी चीजों को लेकर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। बस अभी इतना पता लगा है इसके अंदर कार्बन 60 होता है, कुछ कार्बन 80 के आसपास से दिखे हैं, और अभी तो आजकल बच्चों 120 कार्बन तक के हमने जो है बल्क फ्लोरीन डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप्स हमने जो डेवलप कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये होता है आपका एलोट्रॉप्स के बारे में। अब आज का टॉपिक एक और पढ़ते हैं, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। So graphite has an extended crystal structure in which carbon atoms are bonded in hexagonal layer ring, and these layers are attached by weak van der Waals forces of attraction. But in case of fluorine, it is a spherical molecule. ये spherical molecule है, शेप में देखा जाए तो ये क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल लेयर के लेयरिक स्ट्रक्चर हो गया ये spherical molecule. Like a cage in carbon atom are arranged in a mixed hexagonal and pentagonal one. In solid state, these molecules are attached to each other by weak van der Waals forces of attraction. तो ये क्या है, weak van der Waals forces of attraction से अटैच होता है ये भी। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रिस्टलाइन, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट फ्लोरीन, क्रिस्टलाइन फ्लोरीन आर हैज सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी सेमी कंडक्टर वाली होती है, दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर। इन केस ऑफ ग्रेफाइट द इम्प्रेशन इज क्रिएटेड ऑन द पेपर, ग्रेफाइट को अगर पेपर पे आप जो है रब करोगे तो एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, बट फ्लोरीन भी जो है कोई इम्प्रेशन नहीं देता जैसे कि डायमंड होता है। तो ये आपका डिफरेंस था ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बीच के अंदर। चलिए अब एक फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 14 of a periodic table has two common allotropes A and B. Okay, A is a very hard and non-conducting conductor of electricity, while B is soft to touch and good conductor of electricity. Identify the element, name these allotropes. So, belonging to group 14, कार्बन हो गया ये, और आपके पास में A और B क्या है, A is a very hard, तो डायमंड हो गया, एंड B is ग्रेफाइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉय शार्पन्स ए पेंसिल एट बोथ एंड्स एंड यूजेस दिस ब्लैक एंड टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए वो ब्लैक एंड को यूज करता है। विल द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, गिव रीजंस टू योर आंसर, नेम द ब्लैक सब्सटेंस ऑफ द पेंसिल। यस, current will flow through this one because this black substance is a graphite, and graphite has a property to conduct heat and इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस यही हम लोग आज पढ़ते हैं, थोड़ा सा लेक्चर हमारा छोटा है आज का, मुझे पता है बारिश हो रही है, सब चीजें हो रही है, आप लोग फटाफट लेक्चर को देखिए, इन दो क्वेश्चंस को करिए, नोट्स करिए। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोगों के पास बचता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। The first topic for the versatile nature of carbon is tetravalency of carbon. तो versatile का मतलब क्या होता है? एक versatile का मतलब जो हर चीज में मशगूल हो और जो बहुत सारे काम कर सकता हो। तो कार्बन की versatile नेचर से हमारा मतलब होता है that it can form a huge number of compounds. Because of this versatile nature of carbon, carbon can form a huge number of compounds, and that's why we have a separate chemistry for this, that is organic chemistry. जो कार्बन होता है बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर वो काफी सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है, और उसी वजह से हम लोगों के पास एक सेपरेट केमिस्ट्री आती है, एक सेपरेट ही हमारे पास केमिस्ट्री का टॉपिक बन जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों वर्सेटाइल नेचर के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी आप लोगों को पता ही, वैलेंसी इज दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल इफ इट इज लेस देन 4, अदरवाइज इट विल बी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपके पास वैलेंसी आ जाती है। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, दैट इज टेट्रावैलेंसी। So carbon belongs to 14 group in the periodic table. Since the atomic number of carbon is 6, I have already explained you. Atomic number 6 होता है, electronic configuration इसकी 2 and 4. तो 4 इसकी क्या है, वैलेंसी है। So being a 4 electrons in the outermost shell, it gives a possibility of 4 different type of elements to get together, or it can share electrons with 4 different type of elements. So it means carbon can form 4 covalent bonds in its compound. So that is a very huge number. That is, it can interact with a large number of elements within to make a bond. This is what tetravalency.
Second point is catenation. Catenation means self-linking property of an element. This is self-linking property. The property of self-linking of a carbon atom. Self-linking means carbon can form a covalent bond with other carbon. This can form with carbon, this can form with carbon. It can form a self-linking long chain of a carbon. The property of self-linking of carbon atoms through a covalent bond to form a straight chain. It may be a straight chain like this one, okay? It may be a branch chain, or it may be a ring structure like this. So this property of a carbon to self-link with itself and form a straight branch and this ring chain is known as catenation. Okay, and carbon shows maximum catenation in the periodic table because of its small size and electronic configuration and unique strength of carbon-carbon bond. So this catenation property is also the one of the reasons for the versatile nature of carbon. Okay, and this property is very important. You always get a question based on this property in your exam. Define catenation and what is the reason behind the catenation. Catenation means self-linking property of a carbon atom through a covalent bond to form a long carbon-carbon chain, and it is because of the small size and the tetravalency of the carbon. The third point is tendency to form multiple bonds. Now, carbon, besides its self-linking property, can also form double bond with other carbon atom or triple bond with other carbon atom and different other elements. It can form double bond, triple bond with itself and different other elements, which makes a unique character. That is, it has a tendency to form multiple bond. Due to its small size of carbon, it has a strong tendency to form multiple bonds, that is double and triple bond, by sharing more than one electron pair, and as a result, it can form a variety of compounds. So question you may get in your exam, what do you mean by the versatile nature of carbon? Explain any two, explain three versatile nature, or what are the reasons behind that a carbon compound are very huge in number? That is, a carbon can form a huge number of compounds. So, what are the reasons? What are the reasons of huge number of huge number of carbon compounds? So you can explain these 3 points, that is tetravalency of carbon, ability to form multiple bond, and then third one is catenation property. Okay, so this is all about the carbon chapter. Now last topic what we have is wait the last topic is saturated and unsaturated carbon compounds and unsaturated carbon compound. Carbon can form single bond, double bond, and triple bond. Suppose this is a carbon which contains a carbon-carbon single bond, and this is a carbon compound which contains carbon-carbon double bond, and this is the compound which contains carbon-carbon triple bond. So any compound, if each and every carbon atom is acquired with or is having single bond between them, is known as a saturated carbon compound. And if they have double bond or triple bond in between them, then it is known as unsaturated carbon compound. सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उससे क्या बोल दिया हमने, अनसैचुरेटेड बोल दिया. गॉट इट? क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है. देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट नॉमेनक्लेचर.
that is naming of carbon compounds. What you have to remember for the naming of carbon compound is it has a word root plus suffix plus prefix. ओके, सपोज करो जैसे आप लोगों का नाम है, सपोज करो हमने किसी का नाम रखा हमने अनिल। अब अनिल का क्या होगा, अनिल को रखा हमने अनिल जैन रख दिया हमने, चलो अनिल जैन रखा और इसके आगे हमने लगा दिया मिस्टर। तो ये अनिल क्या हुआ, ये क्या हुआ, वर्ड रूट हुआ, जैन सफिक्स हो गया, मिस्टर क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब लगा दिया हमने चलो मिसेस अनिला, यहाँ पे लगा दिया हमने शर्मा। मिसेस क्या हो गया, प्रीफिक्स, अनिला क्या है, दिस इज वर्ड रूट, एंड शर्मा क्या हो गया बच्चों, सफिक्स हो गया। तो सेम इसी तरीके से जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों, उनमें भी क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स, एक वर्ड रूट होती है। तो मोस्टली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ड रूट ओनली। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। तो अभी हम लोग वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं। वर्ड रूट हमें क्या बताता है, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ straight chain, straight longest chain you can say that number of carbon atom। प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है हमें बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन, जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बताता है, ठीक है। तो सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में बताता है। सेकेंडरी ये होते हैं बच्चों एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप, जो कि अब आपके चैप्टर में नहीं है। आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि कार्बन को हम लोग कहते हैं कि कार्बन के मोस्टली फॉर्म्स बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, ओके, एंड इफ any other element is involved, for example if oxygen is involved in it, or if you can say nitrogen is involved, so then if other elements are involved, other group of elements are involved with carbon in the bond formation, then we call it as a functional group, उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। और वो जो पूरा का पूरा कार्बन का जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी भी वो आपकी सारी की सारी किस पर डिपेंड करती है, इसी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। बट अभी आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप लोग इसी चीज पे ध्यान दीजिए, आपका वर्ड रूट और बॉन्डिंग के बीच में, ठीक है, इस पे ध्यान देना है आपको, सिर्फ वर्ड रूट एंड बॉन्डिंग के बीच में। अब वर्ड रूट में देखते हैं बच्चों, अगर आपके पास वन कार्बन है, एक ही कार्बन है, उसको बोलते हैं मिथ। दो कार्बन है उसके लिए हमारे पास आता है इथ। थ्री कार्बन प्रॉप, फोर कार्बन ब्यूट, बट नहीं है ये, ब्यूट है ये। फाइव कार्बन पेंट, सिक्स कार्बन हेक्स, सेवन हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। 1 to 10 आपकी काउंटिंग इस तरीके से चलती है। बट अभी आपके कोर्स के अंदर 5 ही करने हैं आपको, इसके बाद में आप पढ़े ना पढ़े इट्स जस्ट डिपेंडिंग अपॉन यू, आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते तो बिल्कुल नहीं पढ़िए। तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, क्लियर हो गई बात, इसको हमेशा याद रखिए। अभी अब आपको बताता हूँ मैं, वर्ड रूट हो गया, अब आ जाओ सफिक्स के बारे में। सिंगल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों,
उसे बोलते हैं हम लोग क्या, एल्केन। एल्केन मीन्स कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन हो बच्चों, इट विल ऑलवेज हैव सिंगल बॉन्ड। देन एल्कीन, कार्बन की कितनी बड़ी चेन हो, अगर उसमें एक डबल बॉन्ड आ गया तो उसे बोल देंगे हम लोग एल्कीन। एल्काइन, सेम बात, कार्बन की कितनी बड़ी चेन हो, अगर उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो यहाँ पे आए, वो यहाँ पे आए, कहीं भी आ जाए वो एक ट्रिपल बॉन्ड, तो उसे बोल देंगे हम लोग क्या, एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन मीन्स single bond between each and every carbon atom. Alkene means double bond between any carbon atom, between any carbon atom. Alkyne means triple bond between any carbon atoms. ओके, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एटम, किसी भी दो के बीच में किसी भी एक के साथ में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन, डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, एल्कीन, सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्कीन ही होगा। अगर सपोज करो किसी के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड तो आएगा, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो वो एल्कीन हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ में किसी में डबल बॉन्ड आता है, सपोज करो ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये अगर इस तरीके से होता तो क्या होता, डबल बॉन्ड होता, तो इसको भी हम लोग फिर एल्काइन ही बोलते, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग इसके अंदर प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर, करिए। अब हम शुरू करते हैं बच्चों इसकी नेमिंग किस तरीके से होती है। मैंने बताया, अब आ जाओ एल्केन के बारे में। जनरल फॉर्मूला is CnH2n+2. This is the general formula for alkane where n can be equal to 1, 2, 3 up to infinity. Now first, if n is equal to 1, so you have C1H2 1 plus 2, it will be C1H4. This is CH4. What will be the name? Meth. Now for alkane, we use prefix ane. So methane. N is equal to 2. C2H2 2 plus 2. C2H6. So this is ethane. N is equal to 3. It will be C3H8. Propane. Then butane. Pentane. Hexane. So in this way, each and every alkanes are formed. Butane means N is equal to 4. Pentane means N is equal to 5. Hexane means M is equal to 6. तो इस तरीके से आपके बच्चों सारे सारे कंपाउंड बन जाएंगे. Meth is prop, but, pent, and hex. These all are saturated carbon compounds containing single bond between each and every carbon atom. ठीक है. अब जरा एक बार ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H8 हुआ, ये C4H10 हो गया, ये C5H12, C6H14. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन. इन दोनों के बीच में देखो, ये भी सेम, ये भी सेम. So this, whenever you can say you are making a series of alkane, there is a difference of CH2 among each and every carbon atom. एक difference होता है बच्चों उसमें CH2 का, and this difference or this series is known as homologous series. That is
in a series, there is a difference of CH2 between the two consecutive carbon atoms. Methane and ethane has a difference of CH2. Propane and butane has a difference of CH2. And this difference is known as homologous series. This series, just a bit. So this series of consecutive carbon atoms which have a difference of CH2 are known as homologous series. Got it? Clear? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सेम आप देख सकते हो बच्चों, एल्केन की जगह पे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। एंड सेम इसी तरीके से वो हम लोग और अच्छे से लिखते हैं, एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अब n इज इक्वल टू 1 टू लेकर इंफिनिटी, n कैन बी इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। नाउ आप लोग इसके अंदर प्रीफिक्स यूज करेंगे हम इन एंड इस पे यूज करते हैं हम yn। अब n इज इक्वल टू 1 डालो तो क्या बना, तो C1H2 1, तो C1H2 और सेम ऐसे ही C1H2 माइनस 2 कितना हुआ 0, C1H0। अब बच्चों H0 C अकेला है, ये तो कुछ बना नहीं साहब किताब। सेम यहाँ पे देखो, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, तो ये तो कोवलेंट बॉन्डिंग पूरी बनी है ना। कार्बन के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए ही नहीं, कार्बन की हमेशा 4 बॉन्ड बनेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स टू मेक अ कंपाउंड। तो ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं हुआ, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं हुआ। तो ऑलवेज रिमेंबर n is equal to 1 is not possible in case of alkene and alkyne, ये possible नहीं है। So lowest member of alkene starts with n is equal to 2, and same with the alkyne, the lowest member starts with n is equal to 2. Now put 2 in this formula, so you will get C2H4, that is ethene, and in this case you will get C2H2, that is ethine. C triple bond C H H, and this is C H 2 double bond CH2, that is ethene, that is carbon contains double bond, and this is carbon contains triple bond. So if I put n is equal to 3, in this case n is equal to 3, so it will be 1 2 3 carbon, any of the carbon will have double bond. Now just put the valency, 1 carbon, 1 bond, done. Now how many left, 4 bonds are there for the carbon, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 बच गए, तो 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड ये हो गया, 2 बॉन्ड ये हो गए, 1 2 एंड 3 कंप्लीट, एक बच गया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया। ये कार्बन था, 2 पूरे हो गए इसके साथ में, 2 और बचे, काम खत्म। अब देखो, एक सिंगल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड आ गया, तो एल्कीन इसका नाम हो गया। अब n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन आ गए यहाँ पे। अब इस कार्बन में बच्चों जरा, अब देखना यही फॉर्मूले के साथ भी बन जाएगा साहब किताब। एक कार्बन है, किसी एक पे क्या लगा, ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट लगा दिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एल्काइन बना रहे हैं हम लोग। कार्बन एक बॉन्ड हो गया पूरा, कितने बच गए, 3 बचे। ये कार्बन 1 2 3 और 4, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा इस कार्बन पे, 3 पूरे इस कार्बन के साथ में, एक बचा हाइड्रोजन। जरा देखना कितना था, C3H1 2 3 4 H4, फॉर्मूला लगाना जरा, जरा ट्राई करो, CnH2n-2 C3 2n, 3 into 2 6 minus 2, 6 minus 2 कितना होता है 4, आ गया है फॉर्मूले में। सेम यहाँ देखो जरा, ये फॉर्मूला कितना बन गया, C3 1 2 3 C, हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, 2 plus 1 3 plus 3 3 plus 3 6,
2n इंटू 2 इंटू 2 6, तो ये आपके पास बन गया। अब जरा इन दोनों में डिफरेंस देखना कितना है, इथीन और इथाइन के अंदर, इथीन एंड दिस इज योर प्रोपीन, और ये क्या हो गया, प्रोपाइन। दीज ऑल आर अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बच्चों, CH2 का, तो होमोलोगस सीरीज इनकी भी बनेगी। इसमें भी देखो डिफरेंस कितना है, CH2, तो होमोलोगस सीरीज इसमें भी बनेगी। तो होमोलोगस सीरीज कैन बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, तीनों के अंदर ऑब्जर्व होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कार्बन compound is of CH2 in a series. If there is a difference between the two carbon compounds of CH2, and this series is known to be a homologous series. Consecutive के difference होना चाहिए, एक में 3 है तो दूसरे में 4, एक में 5 है तो दूसरे में 6, 5 है दूसरे में 6 हो तो ये सकते हैं, या फिर उसमें 4 हो सकते हैं। कंसेक्यूटिव हो, ये नहीं कि एक 5 और एक 8 देख रहे हो, फिर उसमें नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये इसके अंदर बाकी और कुछ भी जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक आप लोग करिए। इसका आपका जो है 2 दिन बाद, दैट इज टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे को आपका इस चैप्टर का इतनी ही चीजों का एक टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करो और मुझे सब कुछ फटाफट आप लोग सारे के सारे चैप्टर के नोट्स लिख के भेजिए फटाफट। ओके, so that's all for today. Take care. Bye bye.